पटना इंडिया का एक सिटी, एक तरफ रियासत का सबसे ताकतवर शख्स यानी वजीर आला और दूसरी तरफ एक नौजवान डॉक्टर हिजाब और निकाब पहने हुए। कैमरे चल रहे हैं, एक तकरीब हो रही है जहां नए डॉक्टर्स को उनकी नौकरी के तकर्रीनामे दिए जा रहे हैं और फिर चंद सेकंड्स में कुछ ऐसा होता है जिसकी वीडियो पूरे मुल्क में एक तूफान खड़ा कर देती है। जी, और ये तूफान सिर्फ एक वीडियो के वायरल होने का नहीं है, ये इस बात का है कि इस एक लम्हे ने ताकत, ज़ाती आज़ादी मतलब रज़ामंदी और मजहबी शनाख्त के बारे में कितने बड़े और पेचीदा सवालात को बेनकाब कर दिया। ये एक ऐसा वाक़या है जो सतह पर जैसा नज़र आता है ना, उसकी गहराई में उससे कहीं ज़्यादा है। बिल्कुल, आज हम इसी वाक़े की गहराई में उतरेंगे। तो आइए इस मंजर को ज़रा तफसील से देखते हैं। तसव्वुर कीजिए, एक बड़ा हॉल है, सरकारी तकरीब का माहौल है, हर तरफ एक किस्म की संजीदगी है। नए डॉक्टर्स जिन्होंने बरसों मेहनत की है, आज अपनी कामयाबी का फल वसूल करने आए। स्टेज पर वजीर आला नीतीश कुमार मौजूद हैं। एक एक करके डॉक्टर्स आते हैं, अपना तकर्रीनामा लेते हैं और शुक्रिया अदा करके चले जाते हैं। मतलब सब कुछ एक तयशुदा स्क्रिप्ट के मुताबिक हो रहा है। और इसी दौरान एक मुसलमान खातून डॉक्टर स्टेज पर आती हैं। उन्होंने मुकम्मल हिजाब किया हुआ है और चेहरे पर निकाब है। वो अपना तकर्रीनामा लेने के लिए वजीर आला की तरफ बढ़ती हैं। यहाँ तक भी मतलब सब कुछ मामूल के मुताबिक था। ये एक कामयाबी का लम्हा था, ना सिर्फ उस डॉक्टर के लिए बल्कि शायद उन तमाम लड़कियों के लिए जो ये देख रही थीं कि अपनी मजहबी शनाख्त के साथ भी आला तालीम मुमकिन है। लेकिन फिर वो लम्हा आता है, वजीर आला इस डॉक्टर के करीब आते हैं, अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और मतलब बगैर एक लफ्ज कहे, बगैर किसी इशारे के खुद अपने हाथ से उस खातून का निकाब नीचे कर देते हैं। ये सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि किसी को समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ। माखज़ की वीडियो में साफ नजर आता है कि वो खातून डॉक्टर इस अचानक हरकत पर शदीद बौखला जाती हैं। जी, उनकी आंखों में परेशानी और एक सदमे की कैफियत बिल्कुल वाज़ेह है। और ये सिर्फ उनका रद्द-ए-अमल नहीं था। नहीं, बिल्कुल। इस एक हरकत के बाद पूरे हॉल पर एक भारी खामोशी छा जाती है। जो तालियों की गूंज थी वो अचानक एक अजीब से तनाव में बदल जाती है। जो लम्हा जश्न का होना चाहिए था, वो एक फर्द की जाती हुदूद की पामाली का मंजर बन गया। और यही चंद सेकंड्स थे जो कैमरों में कैद हो गए और लाखों लोगों तक पहुंच गए। ये कोई निजी मामला नहीं था, ये रियासती ताकत के सबसे बड़े नुमाइंदे का अमल था जो सबके सामने किया गया। और इसीलिए इसके मायने उतने गहरे और पेचीदा हैं। इस वाक़े की पेचीदगी को समझने के लिए उसमें शामिल दो मरकजी किरदारों को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ वो खातून डॉक्टर हैं और दूसरी तरफ वजीर आला। जी, और यहाँ माखज़ इस बात पर बहुत जोर देता है कि वो खातून सिर्फ एक आम शहरी नहीं थी, वो एक तालीम याफ्ता पेशावर डॉक्टर थी। एक तरह से वो इस बयानिए की जिंदा मिसाल थी कि पर्दे में रहकर भी तरक्की की जा सकती है। वो अपनी मेहनत और काबिलियत के बलबूते पर इस स्टेज तक पहुँची थी। सही, किसी की मोहताज बनकर नहीं। वो एक खुद मुख्तार फर्द थी, एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल। तो जब उनके निकाब को इस तरह अवामी सतह पर हटाया गया तो ये सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा हटाना नहीं था, ये उनकी पेशावराना शनाख्त, उनकी कामयाबी और इस पूरे तसव्वुर पर एक सवालिया निशान लगाने जैसा था जिसकी वो नुमाइंदगी कर रही थी। और यहाँ एक बहुत गहरी सितम ज़रीफ़ी भी है। देखें, जिस्मानी खुद मुख्तारी यानी बॉडली ऑटोनॉमी और रजामंदी यानी कंसेंट, ये तसव्वुर तो मेडिकल के शोबे की बुनियाद है। बिल्कुल। एक डॉक्टर हर रोज मरीजों से इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेता है, ये पूछे और बताए बगैर कि उनके जिस्म को छूने की इजाज़त है या नहीं। ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि एक डॉक्टर जो इस उसूल की मुहाफिज है, उसी उसूल को अवामी सतह पर अपने खिलाफ पामाल होते हुए देखे, और वो भी उस शख्स के हाथों जो इसे नौकरी दे रहा है। जी, ये एक बहुत ही अहम नुक्ता है। और दूसरा किरदार, जैसा कि हमने जिक्र किया, वजीर आला का है। वो सिर्फ एक फर्द नहीं है बल्कि रियासत और हुकूमत के पूरे ढांचे की अलामत है। वो उस वक्त स्टेज पर सबसे ताकतवर शख्सियत थे। जी, और यही चीज़ इस पूरे मंजरनामे में ताकत के अदम तवाज़न को बहुत वाज़े कर देती है। एक तरफ रियासत का सरबराह, दूसरी तरफ एक नई मुलाजिम। और जब ताकत का ऐसा अदम तवाज़न हो तो किसी भी अमल के मायने बदल जाते हैं। बिल्कुल, जो शायद दो बराबर के लोगों के दरमियान एक बेतकल्लुफ़ी समझे जाए, वो यहाँ इख्तियार का मुजाहिरा बन जाती है, एक पैगाम बन जाती है कि हमारी मर्जी चलेगी। सही। इसीलिए ये वाक़या ज़ाती नहीं रहा,
बल्कि ये फौरी तौर पर एक सियासी और समाजी बयान बन गया कि ताकतवर कौन है और किसकी हुदूद की कोई अहमियत नहीं। तो ये तो था वो लम्हा जो कैमरे में कैद हुआ, लेकिन मुझे इस पूरे मामले में जो बात सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली लगी वो कहानी थी जो इस वाक़े के बाद घड़ी गई, जब उसे सही साबित करने की कोशिश की गई। सरकारी वजाहत ये पेश की गई कि वज़ीर आला का ये अमल बाप जैसी मोहब्बत और शफ़क़त का इजहार था। और यहीं पर माखिज एक बहुत बुनियादी और अहम सवाल उठाता है, जो सिर्फ इस वाक़े तक महदूद नहीं। क्या मोहब्बत या शफ़क़त किसी को दूसरे की ज़ाती हुदूद, उसकी रजामंदी को नज़रअंदाज करने का लाइसेंस दे देती है? अच्छा सवाल है। ये बाप जैसी मोहब्बत वाली दलील बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये एक ऐसी गहरी पदरसरी सोच की इक्कासी करती है जहां औरतों को तहफ़्फ़ुज़ और शफ़क़त की ज़रूरत तो समझी जाती है, लेकिन उन्हें एक बराबर का खुद मुख्तार फ़र्द नहीं माना जाता। यानी ये रवैया है कि हमें पता है तुम्हारे लिए क्या बेहतर है। बिल्कुल, और यहीं पर शफ़क़त और कंट्रोल के दरमियान की लकीर धुंधला जाती है। और शायद ये समझना भी ज़रूरी है कि इस दलील को इस्तेमाल करने वालों की नीयत वाकई बुरी ना हो सकता है वो उसी पदरसरी निज़ाम में पले बड़े हों जहां ऐसे अमल को नॉर्मल समझा जाता है। जी, मसला नीयत का नहीं बल्कि इस अमल के असर का है और उस सोच का है जो उसे जायज़ करार देती है। फैसला कौन करेगा कि इज्जत क्या है और मोहब्बत का इजहार कैसा होना चाहिए? वो शख्स जो ताकत की पोजीशन में है या वो औरत जिसके साथ ये अमल किया गया? मखज़ का नुक्ता ये है कि रज़ामंदी यानी कंसेंट के बगैर शफ़क़त भी एक किस्म की खिलाफ वर्जी है। इस सरकारी वजाहत के अलावा सियासी रद्द अमल भी फौरन सामने आया और बिल्कुल मुनकसिम था। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने इसे मजहबी आज़ादी पर हमला, अक़लियतों की तज़लील और एक आमराना जहनियत का सबूत करार दिया। उनके लिए ये एक बड़ा सियासी मौका था। दूसरी तरफ वज़ीर आला के हामियों और उनकी जमात ने इसे एक मामूली गैर अहम वाक़या कहकर मुस्तरद करने की कोशिश की। जी, उनका मौक़िफ़ था कि इस बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। वज़ीर आला की नीयत साफ थी, वो तो सिर्फ उसका चेहरा देखना चाहते थे ताकि उसे पहचान सकें। तो एक ही वाक़या लेकिन दो बिल्कुल मुख्तलिफ हकीकतें। जी, एक तरफ ये मजहबी और ज़ाती आज़ादी पर एक सोचा समझा हमला है, और दूसरी तरफ ये एक बाप की अपनी बेटी जैसी शहरी के लिए मोहब्बत का गैर इरादी इजहार है। ये तकसीम हमें दिखाती है कि हमारा मुआशरा किस कदर पोलराइज्ड है, जहां हम एक ही हकीकत को देखकर भी बिल्कुल मुख्तलिफ नताइज अखज़ करते हैं। और ये नताइज अक्सर हमारी पहले से मौजूद सियासी वफादानियों पर मबनी होते हैं। अगर हम इस वाक़े को रोज़मर्रा की सियासत से हटाकर बड़े कानूनी और अखलाकी फ्रेमवर्क में देखें तो माखज़ कुछ बुनियादी जमहूरी और आइनी उसूलों की तरफ हमारी तवज्जो दिलाता है। जी, पहला उसूल है लिबास की आज़ादी। किसी भी आज़ाद माशरे में फ़र्द को ये हक हासिल होता है कि वो अपनी मर्जी का लिबास पहने, जब तक कि वो किसी कानून के खिलाफ वर्जी ना कर रहा हो। दूसरा अहम उसूल मजहबी अलामात के एहतराम का है। हिजाब या निकाब बहुत सी ख़वातीन के लिए सिर्फ कपड़ा नहीं, ये उनकी मजहबी शनाख्त, उनके अकीदे और उनकी खुदी का इजहार है। बिल्कुल, इसका अवामी सतह पर एहतराम करना बुनियादी शहरी हुकूक का हिस्सा है। इसे हटाना सिर्फ कपड़ा हटाना नहीं, बल्कि उनकी शनाख्त के एक हिस्से को मुस्तरद करने के मुतरादिफ हो सकता है। और तीसरा और शायद सबसे अहम उसूल जिस्मानी खुद मुख्तारी और रजामंदी का है। जी, किसी भी शख्स के जिस्म या उसके लिबास को उसकी मर्जी के बगैर छूना उसकी ज़ाती हदूद की खिलाफ वर्जी है। ये सिर्फ एक इखलाकी उसूल नहीं, बल्कि ये कानून की बुनियाद है। ये उसूल कहता है कि आपके जिस्म पर पहला और आखिरी हक आपका अपना है। इस वाक़े ने उन तीनों उसूलों को एक ही झटके में चैलेंज कर दिया। और इसी हवाले से माखज़ एक ऐसा सवाल उठाता है जो सुनने में शायद थोड़ा तकलीफदाह लगे, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। वो हमें एक फ़र्ज़ी सूरत हाल पर गौर करने को कहता है। और सवाल ये नहीं है कि क्या ये वाक़या गलत था या सही। नहीं, सवाल हमारे अपने रद्द अमल के बारे में है। तसव्वुर करें कि इस खातून डॉक्टर का ताल्लुक किसी दूसरे मजहब से होता। अगर उन्होंने सिखों की पगड़ी पहनी होती या किसी हिंदू पंडित ने तिलक लगाया होता और किसी अवामी शख्सियत ने उसे सबके सामने छेड़ने या हटाने की कोशिश की होती, तो क्या अवाम, मीडिया और सियासी जमातों का रद्द अमल बिल्कुल यही होता? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि ये हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है।
کیا ہمارا غصہ اس لیے ہے کہ ایک عورت کی مرضی اور وقار پامال ہوا، یا اس لیے کہ وہ ایک مخصوص کمیونٹی کی عورت تھی جس کی شناخت پہلے سے ہی سیاسی بحث کا موضوع ہے؟ بالکل، یہ فرق اس پورے معاملے کی جڑ ہے اور یہ ہمیں اپنے ممکنہ تعصبات اور دوہرے معیار کا سامنا کرواتا ہے۔ اور یہ اس واقعے کو ایک انفرادی عمل سے بڑھا کر ایک سماجی آئینے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ ایک عجیب تضاد ہے۔ روایتی میڈیا جو معلومات کا گیٹ کیپر سمجھا جاتا ہے، وہ یا تو خاموش ہے یا اس معاملے کو دبا رہا ہے۔ لیکن بات پھر بھی پورے ملک میں پھیل گئی۔ ایسا لگتا ہے کہ اب طاقت عوام کے ہاتھ میں آ گئی۔ بالکل، اور یہ صرف طاقت کی منتقلی نہیں ہے بلکہ گفتگو کے معیار اور لہجے کی بھی تبدیلی ہے۔ جو خلا روایتی میڈیا نے چھوڑا، اسے سوشل میڈیا پر عام لوگوں نے پر کیا۔ فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب پر یہ ویڈیو اور اس پر تبصرے جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئے۔ لیکن سوشل میڈیا پر بحث زیادہ جذباتی ہوتی ہے، زیادہ ذاتی اور فلٹر کے بغیر ہوتی ہے۔ یہاں ہر کوئی اپنی رائے کا اظہار کر رہا تھا۔ اور اس گفتگو کا لہجہ کیسا تھا؟ کیا یہ صرف سیاسی الزام تراشی تھی؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہری تھی۔ ماخوذ اس عوامی غصے اور دکھ کی عکاسی کے لیے سوشل میڈیا سے ایک بہت طاقتور جملہ نقل کرتا ہے جو کسی صارف نے لکھا تھا: یہ حجاب نہیں، عزت تھی جو نوچی گئی۔ یہ ایک جملہ اس پورے واقعے پر عوامی جذبات کا خلاصہ کر دیتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ لوگوں کی اکثریت نے اسے سیاست کے چشمے سے نہیں دیکھا بلکہ ایک عورت کی تذلیل اور بے عزتی کے طور پر محسوس کیا۔ انہوں نے اس ڈاکٹر کی جگہ اپنی بیٹیوں، بہنوں اور ماؤں کو دیکھا۔ یہ واقعی ایک اہم نکتہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب روایتی ادارے اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو عوام اپنی آواز بلند کرنے کے لیے نئے راستے تلاش کر لیتے ہیں۔ اس واقعے نے یہ بھی دکھایا کہ آج کے دور میں اہم معاشرتی مکالمے کہاں ہو رہے ہیں۔ جی، وہ اب صرف ٹی وی اسٹوڈیوز یا اخبارات کے صفحات تک محدود نہیں رہے بلکہ وہ عوام کے ہاتھوں میں ان کے موبائل فونز پر منتقل ہو چکے ہیں، اپنی تمام تر شدت اور جذباتیت کے ساتھ۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سوشل میڈیا پر لوگ اس ڈاکٹر کے ساتھ ایک ذاتی تعلق محسوس کر پا رہے تھے۔ بالکل، وہ کوئی انکی انشا نہیں تھی بلکہ ایک جیتی جاگتی انسان تھی جس کی بے بسی کیمرے میں قید ہو گئی تھی۔ اس ذاتی کنیکشن نے اس بحث کو وہ توانائی دی جو شاید روایتی میڈیا کی رپورٹنگ کبھی نہ دے پاتی۔ تو آخر میں اس ڈاکٹر کے ساتھ کیا ہوا؟ اتنے بڑے طوفان کے بعد کیا اس واقعے کا کوئی ٹھوس سرکاری نتیجہ نکلا؟ سرکاری طور پر دیکھا جائے تو کچھ خاص نہیں۔ جیسا کہ ماخذ بتاتا ہے، اس خاتون ڈاکٹر کو نہ تو نوکری سے نکالا گیا اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی۔ بظاہر ان کی زندگی معمول پر آ گئی۔ وہ اپنی نوکری پر بحال رہیں، انتظامی سطح پر اس فائل کو بند کر دیا گیا۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا، کہانی ختم؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اور ہمارا ماخذ اس حصے کو ایک بہت ہی جذباتی اور گہرے سوال پر ختم کرتا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ سرکاری طور پر تو کچھ نہیں ہوا، لیکن اس کے دل پر لگے زخم کا کیا وہ کبھی بھرے گا؟ یہ سوال ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کسی واقعے کے اثرات ہمیشہ نظر آنے والے یا سرکاری نہیں ہوتے۔ اصل نقصان اکثر غیر مرئی ہوتا ہے، وقار پر، اعتماد پر اور تحفظ کے احساس پر۔ جی، کیا وہ اب کسی عوامی تقریب میں اسی اعتماد کے ساتھ جا پائے گی؟ یہ ایک بہت اہم پہلو ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم واقعات کو ان کے قانونی یا انتظامی نتائج سے ناپتے ہیں لیکن انسانی اور نفسیاتی اثرات کو بھول جاتے ہیں۔ صحیح کہا، وہ زخم جو نظر نہیں آتے اکثر سب سے گہرے ہوتے ہیں۔ بالکل، اور ماخذ کا آخری خیال بھی یہی ہے۔ وہ یہ نتیجہ عکس کرتا ہے کہ یہ واقعہ ایک بڑے نظام کی ناکامی کی علامت ہے۔ اگر تعلیم، پیشہ ورانہ کامیابی اور سرکاری عہدہ حاصل کرنے کے باوجود کسی فرد کی، خاص طور پر ایک عورت کی عزت اور وقار عوامی سطح پر ایک طاقتور شخص کے ہاتھوں محفوظ نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں پورا نظام ناکام ہو رہا ہے۔ جی، ترقی کا مطلب صرف ڈگریاں اور نوکریاں نہیں بلکہ عزت نفس کا تحفظ بھی ہے۔ اور جب ریاست کا سربراہ خود اس تحفظ کو پامال کرے تو پھر وہ ڈگری ایک کاغذ کا ٹکڑا لگنے لگتی ہے۔ تو آج کی گفتگو میں ہم نے پٹنہ میں پیش آنے والے اس ایک لمحے کو بنیاد بنا کر اس سے جڑے کئی پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایک بظاہر چھوٹا سا عمل طاقت، رضامندی، مذہبی آزادی اور ذاتی وقار جیسے بڑے سوالات سے جڑا ہوا ہے۔ اور ہم نے سرکاری کہانی اور عوامی رد و عمل کے درمیان کے فرق کو بھی سمجھنے کی کوشش کی۔
جی، اور ہمارا ماخذ دی ہڈن چیپٹر 7 اپنی بات ناظرین سے یہ پوچھ کر ختم کرتا ہے کہ وہ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں، لیکن ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک مختلف نقطہ چھوڑ کر جائیں گے جس پر وہ مزید غور کر سکتے ہیں۔ ایک ایسا نقطہ جو اس پوری بحث کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس پورے واقعے کا محور عوامی طور پر کسی کا نقاب اس کی مرضی کے خلاف ہٹانا تھا۔ اب ذرا اس کے بالکل برعکس صورتحال پر غور کریں۔ دنیا میں ایسی جگہیں اور حالات بھی ہیں جہاں خواتین کو عوامی طور پر ان کی مرضی کے خلاف پردہ کرنے یا حجاب پہننے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ بظاہر یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد نظر آتے ہیں، ایک میں نقاب ہٹایا جا رہا ہے، دوسرے میں زبردستی پہنایا جا رہا ہے، لیکن اگر ہم گہرائی میں دیکھیں تو ان دونوں بالکل مخالف نظر آنے والے اعمال میں وہ کون سا ایک بنیادی اصول ہے جو یکساں طور پر پامال ہو رہا ہے؟ ذاتی انتخاب کا اصول، یعنی چوائس۔ بالکل، دونوں صورتوں میں عورت سے اس کی مرضی چھینی جا رہی ہے، اس سے یہ فیصلہ کرنے کا حق چھینا جا رہا ہے کہ وہ اپنے جسم اور اپنی شناخت کو دنیا کے سامنے کیسے پیش کرنا چاہتی ہے۔ اور یہ مماثلت ہمیں اصل بنیادی مسئلے کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ یہ بتاتی ہے کہ اصل جنگ کپڑے کے ایک ٹکڑے یعنی حجاب کی نہیں، بلکہ عورت کی خود مختاری یعنی آٹونومی کی ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ وہ کیا پہنتی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ فیصلہ کون کر رہا ہے، وہ خود یا کوئی اور۔